अब आपके पास बुक होगी, जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप तो बस सुनते जाना। शेयरिंग ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना एरिया कवर कर रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था 10% ऑफ द सेल। 10% ऑफ सेल एरिया कवर कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका साइज कितना है, 10 माइक्रोन से लेके 22 माइक्रोन तक। 10 माइक्रोन से लेके 22 माइक्रोन तक। अगर आपसे कोई भी पूछे कि लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। ये लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल है। अब हमने दो वर्ड्स अगर आपने पढ़े होंगे तो बहुत आपने मोस्ट कॉमन पढ़े होंगे, दैट इज यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए, 11th 12th में यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। ये किसके बेस पे डिफाइन होते थे, ये न्यूक्लियस के बेस पे ही डिफाइन होते थे। हम किसको यूकैरियोट बोलते थे, यूकैरियोट्स किसको बोलते थे, जिसके सेल में क्या होता, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था। और प्रोकैरियोट बोलते थे जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता था। तो हम कौन है, यूकैरियोट्स हैं। तो हमें क्या है, हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमारे सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन, आरबीसी। अरे अच्छी बात है, आरबीसी को छोड़ के। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो फिर इसको सेल क्यों बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है ना, कि जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो फिर आप इसको सेल क्यों बोल रहे हो, और ऐसा क्या रीजन रहा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। हर क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। ये अच्छा है, हमें पता है कि न्यूक्लियस नहीं है, अगर नहीं है तो फिर सेल क्यों बोल रहे हो, और न्यूक्लियस नहीं है तो क्यों नहीं है। हमेशा याद रखना, सिंपल में 2 लाइन में नोट डाउन कर लेना, लिख लेना कि आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो। ये आपको पता है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो एंड दे हैव न्यूक्लियस व्हेन दे, क्या, जब वो बनते हैं प्रोड्यूस्ड, जब वो इवेंचुअली प्रोड्यूस बनते हैं तब उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर लेटर क्या होता है, फिर वो अपने न्यूक्लियस को लूज कर जाते हैं। इसी वजह से हम उन्हें सेल की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, जस्ट बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हुए, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं हुआ तो न्यूक्लियस का एक सबसे बड़ा फंक्शन है जो आप पढ़ेंगे, डेट इज सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन तो आपका न्यूक्लियस ही कराएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, सेल डिवीजन तो वो ही कराना है ना। और आरबीसी में आपको पता है कि आरबीसी सेल डिवीजन करती है अपनी। आपको पता है आरबीसी की लाइफ स्पेन तो 180 डेज है। अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता, आरबीसी तो खत्म हो जाती, डिवाइड ही नहीं कर पाती। तो हमेशा याद रखना कि एट अ टाइम ऑफ क्या, फॉर्मेशन, जब भी बोन मैरो में वो आरबीसी बनती है तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसी जैसे ही बनने के बाद वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देती है। अब ये हमें समझ आ गया, ठीक है, न्यूक्लियस लूज क्यों कर देती है। इसका रीजन है कि उसको मोर अमाउंट में हीमोग्लोबिन को अपने साथ अटैच करना होता है। उसके पास स्पेस कम है, और उसी स्पेस में अगर वो 10% न्यूक्लियस का स्पेस होता है, अगर वो न्यूक्लियस भी रख लेगी तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन क्या, प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेके चलेगा। अगर आरबीसी न्यूक्लियस को लेके चलती तो वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को कम ले पाती, और कम लेने की वजह से वो कम ऑक्सीजन को ले पाती, और कम ऑक्सीजन ट्रेवल करती। इसीलिए आपको पता है कि अगर आप कभी भी वहां पर कोई भी ऐसी जगह पर जाते हैं, हिल स्टेशन, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपकी आरबीसी सडन इंक्रीज में काउंट नहीं होती। आरबीसी पहले आपकी क्या करती है, साइज को इंक्रीज करती है, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। क्यों साइज को इंक्रीज करती है, कि जिससे उसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, और उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेने के लिए उसके पास जगह ज्यादा हो जाए। यानी एक आरबीसी अगर सपोज वो पहले 20% अगर ऑक्सीजन ले जाती थी, तो वो अब 30 ले जाए।
तो इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। कोई आपसे पूछे कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, जगह चाहिए। लूज न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू अ क्या कॉमन, किसके लिए, फॉर अटैच मोर हीमोग्लोबिन सो दैट दे ट्रांसपोर्ट मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज और इट्स कंडीशन एज सेल्स, उसके अंदर सेल होता है। तो ये लाइन आप लिख लेना, याद रखना, ठीक है। दोनों बातें मैंने बता दी कि उसके अंदर सेल हो, उसको सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो सिर्फ जैसे ही जर्मिनेट बना, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ फेज में चला गया। और दूसरा क्यों गया, वो मैंने आपको हीमोग्लोबिन का पॉइंट बता दिया। अब न्यूक्लियस ना दो टाइप से प्रेजेंट हो सकते हैं, कि एक सेल के अंदर क्या हो सकता है, कि एक न्यूक्लियस हो सकता है, या फिर एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर एक सिंगल न्यूक्लियस है तो उसको बोलते हैं क्या, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये जनरली आपके सारे सेल्स होते हैं बॉडी के, और जिनके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपकी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, जितनी भी आपकी जो स्केलेटल मसल्स जो जिस सेल से बनी है वो सब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो ये भी आपको एग्जांपल याद रखना है। और कुछ जैसे आपने मोस्ट कॉमन आपको पता रहता है कि न्यूक्लियस जनरली ऐसा रहता है कि 90% सेंटर में सिचुएट रहता है, लेकिन कुछ सेल्स में अलग अलग जगह पे भी रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उसकी पोजीशन क्या है, तो 90% केसेस में, मोर देन 90% में वो सेंट्रली सिचुएटेड है, मगर कुछ सेल्स में वो क्या वेरी भी कर जाता है। जरूरी नहीं है कि वो कुछ सेल्स में वो पेरीफेरी पे भी मिल जाता है, या सेंटर पे ना होकर कहीं भी और कहीं भी साइटोप्लाज्म में सराउंडिंग में हो, लेकिन जनरली 90% केसेस में वो सेंटर में होता है। अब न्यूक्लियस के हम क्या स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब पहले हमने न्यूक्लियस वर्ड देखा, तो न्यूक्लियस के अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे मेन, जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या, अगर कोई भी ये न्यूक्लियस है तो इसका बाहर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ऐसे ही हम न्यूक्लियस की पढ़ेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर हमने पढ़ा था क्या, सेल के अंदर सेल मैट्रिक्स पढ़ा था, सेल प्लाज्मा उसका पढ़ा था प्लाज्मा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये किसका है, जो सेल न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर 2 चीजें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट रहती हैं, उनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है क्रोमेटिन, ये हम आपको बताएंगे क्या होता है, और दूसरा होता है क्या, क्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ये रास्ता है, ये रहा। तो कितने 4 स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, एक आप पढ़ेंगे क्रोमेटिन, और एक आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। ये चारों स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। इन चारों का काम क्या है, सिंपल वही, जैसे हम एक एक ऑर्गेनेल देखते गए थे, बिल्कुल इसी तरीके से उन स्ट्रक्चर्स को देखते जाएंगे, इनका काम देखते जाएंगे, ठीक है। पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। बिल्कुल समझते जाना, बाकी आप पढ़ बाद में लेना, जैसे भी आपको पढ़ना है। इसमें वही लिखा है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वही सब इसमें लिखा है, वो सामने रखना और साथ में थोड़ा थोड़ा रीड भी करते जाना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी इसकी जो होती है ना, वो डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है मेम्ब्रेन। और इसमें बहुत सारे पोरस यानी क्या, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए, बहुत सारे इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, नियर अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर साइज की। यानी अगर आप एक होल के साइज को देखोगे तो उसका साइज नियर अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर रहता है, और ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये डबल लेयर होती है और उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन, अगर आपको याद है तो कब मैंने आपको जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से यहाँ वो जुड़ा होता है न्यूक्लियस से, और बाहर जुड़ा होता है किससे, गोल्गी एपरेटस से, और गोल्गी एपरेटस फाइनली जुड़ी होती है सेल मेम्ब्रेन से। कैसे कनेक्ट होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू गोल्गी एपरेटस कनेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाइनली अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका फिर इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर आपका क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह होता है। तो बिल्कुल वही लाइन इसमें लिखी हुई है क्या, कि जो ये डबल लेयर है, इसमें जो आउटर वाली लेयर है वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है।
इससे लिंक्ड होती है। तो वो ही उसमें लिखा है कि न्यूक्लियर मेमोरी डबल लेयर एंड पोरस इन नेचर, दिस अलाउज द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो होल्स प्रेजेंट है वो किस लिए है, क्योंकि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो उनका क्या आपस में एक्सचेंज हो सके इजिली, इसलिए प्रेजेंट है। ठीक है। और जो आउटर लेयर है मगर क्लास शुरू है, जो आउटर लेयर है वो किससे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था। अब मैंने आपको इसमें साइज तो बता दिया कि 80 to 100 नैनोमीटर होता है, लेकिन क्या पूरे साइज का यूज करा जाता है उस न्यूक्लियर मेमोरी का? नहीं। उस पोर्स में क्या हुआ, प्रोटीन बैठे हुए रहते हैं। प्रोटीन्स बिल्कुल एकदम उन होल्स में जाके बैठ जाते हैं और सिर्फ कितना कितना एरिया छोड़ते हैं, 7 to 9 नैनोमीटर। अगर आप देखेंगे तो जितने प्रेजेंट था उसका सिर्फ 10%, उसका 10% एरिया छोड़ते हैं। ये 10% एरिया सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो भी कोई भी ऐसी चीजें हैं जो उसको चाहिए, किससे, सेल प्लाज्म के, जो आपका सेल प्लाज्म है उसको अंदर लेके जाना है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वो 10% आप इससे ले जा सकते हो। मगर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल है जिनको न्यूक्लियस से बाहर जाना है या फिर सेल से अंदर न्यूक्लियस में आना है, उनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। वो होती है सिलेक्टिवली परमेबल। उसमें प्रोटीन बैठा होता है कि जब उसको जरूरत है तभी वो प्रोटीन अपना क्या एक्सचेंज में आपकी हेल्प करेगा। वरना अगर प्रेजेंट होती तो कोई भी चीज, फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी चीज बनती, क्रोमेटिन वगैरह प्रेजेंट है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर, मैं अभी और स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे क्या क्या क्रोमेटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये सब क्या, ये सब तो इजिली बाहर निकल जाते, सबकी सब बिल्कुल जाके सेल मैट्रिक्स में बैठ जाते। लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकलते, क्योंकि साइज तो मान रहे हैं 80 to 100 है, क्योंकि इतने साइज की जरूरत है हमें। मगर इन चैनल्स में क्या एज अ गेट कीपर लगे हुए जो 90% एरिया को कवर करके रखे हैं, वो है कुछ प्रोटीन्स, प्रोटीन है, नेट है ना, प्रोटीन प्रेजेंट है, और नियरली 10% ही एरिया छोड़ते हैं जो आपके क्या लिक्विड, जो भी लिक्विड सब्सटेंस है कुछ भी है उनके एक्सचेंज के लिए, सिर्फ कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो वही उसमें लिखा हुआ है, पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर गार्डेड लाइंड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसका डायमीटर कितना था, मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको 80 to 100, वो सिर्फ घट के रह जाता है 7 to 9 नैनोमीटर। क्यों, रीजन क्या था, बिकॉज अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पेरीफेरी ऑफ द गैस। और ये काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स और सेल के अंदर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अभी हमने ये मेम्ब्रेन तो अच्छे से समझ ली, अब हम अंदर समझते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, वो क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म ना बहुत ही हाईली डेंस्ड होता है, बहुत बहुत ज्यादा डेंस्ड होता है। क्यों डेंस्ड होता है, रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और वो किस स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, फिब्रिलल नेटवर्क में, ऐसे नहीं फिब्रिन्स की फॉर्म, इस तरीके धागे की फॉर्म में पूरे में खतरनाक तरीके से प्रेजेंट है। और उसने इसको क्या काफी कैसे बना के रखा है, डेंस बना के रखा है। और इसमें, और ये क्या है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर, तो जितना इसमें लिक्विड स्ट्रक्चर बचता है जो वाटरी होता है, एकदम क्लियर होता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया है यहाँ पर, उसका नाम भी दिया है न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म। अब मुझे कोई ये बताएगा कि सेल में भी ऐसे ही एक नाम दिया था, जब हमने सेल प्लाज्म पढ़ा था, उसमें भी हमने जो क्लियर फ्लूइड था उसको भी हमने एक नाम दिया था साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल पढ़ा था, साइटोसोल। ठीक है, तो वहां हमने उसको उसको पढ़ा था साइटोसोल, और यहां पर हम इसको पढ़ते हैं क्या, न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो द सॉल्युबल लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म, और जो वहां पर था बिल्कुल उसको बोलते थे साइटोसोल। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अंदर क्या क्या मैंने अभी आपको बता दिया कि फिब्रिन्स की, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिन, प्रोटीन प्रेजेंट है जो उसको क्या कैसा स्ट्रक्चर्स बना रही है, एकदम कैसा, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई कर रही है। और क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आप, वो तो सिंपल हमें पता है कि बहुत सारी एंजाइम्स तो प्रेजेंट रहनी ही है, एक एंजाइम्स प्रेजेंट है, दूसरा फिब्रिल प्रोटीन हो ही गया। और क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन हमने बोला था कि हम क्रोमैटिन को और पढ़ेंगे, क्रोमैटिन प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है।
सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 4 चीजें हमने अच्छे से पढ़ी। हमने क्या पढ़ा कि एक तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिनका हमने काम बता दिया, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं। 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक है क्रोमेटिन और एक है न्यूक्लियोलस। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस क्या है। अभी इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना तो अभी बिल्कुल सिंपल था, कुछ था ही नहीं, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है? आपने बिल्कुल डीएनए तो आप पता नहीं कितने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है डीएनए, है ना। डीएनए क्या होता है? है ना, डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, जब हम डीएनए पढ़ेंगे अभी एक पेज के बाद फिर आपको अच्छे से बताएंगे। तो मेन अभी हमें पता करना है कि क्रोमेटिन क्या होता है। हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किस रूप में प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस वेज पे प्रेजेंट होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है, उसकी पैकिंग क्या होती है, किस तरीके से रखा हुआ होता है, किसके अंदर रखा हुआ होता है, कैसे। तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसे अगर आपको क्रोमेटिन, अगर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी याद हो तो उसमें एक स्ट्रक्चर बताया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें मोतियों की तरह, पीएल्स की तरह डीएनए ऐसे जुड़े हुए थे। डीएनए इस तरीके से अटैच थे एक धागे में, जैसे जैसे मोती प्रोई होती है ना, इसी तरीके से। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, अगर आपको याद हो। इसको क्रोमेटिन बोलते थे क्या कि एक थ्रेड लाइक मटेरियल था और उसमें क्या, जो डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल वो इसमें क्या अटैच होते हैं। किसके थ्रू अटैच होते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, एक फेविकॉल की तरह काम करता है, उसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन दोनों जगह हेल्प करता है। क्या करता है? एक तो वो डीएनए को इस थ्रेड से भी जोड़ के रखता है, क्योंकि देखो डीएनए आपके में बहुत सारे हैं, अगर डीएनए इस तरीके से अलग अलग होंगे तो बिखर जाएंगे, तो उनको एक कनेक्टिविटी में बना के रखता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन सब डीएनए को एक कनेक्टिविटी में जोड़ के रखता है, सारे डीएनए को एक लाइन में जोड़ के रखता है। अब वो जुड़ते किससे हैं? वो थ्रेड से डीएनए जुड़ता कैसे है? वो जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब एक डीएनए दूसरे डीएनए से कैसे जुड़ता है? वो भी जुड़ता है हिस्टोन प्रोटीन से। यानी हिस्टोन प्रोटीन दोनों काम करती है, क्या कि डीएनए को थ्रेड से भी जोड़ती है और डीएनए टू डीएनए भी को भी जोड़ती है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या ऐसा बिल्कुल फेविकॉल की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में, क्रोमेटिन को मैं क्या बोल सकता हूं? दूसरा नाम मैं इसको दे सकता हूं क्या कि डीएनए इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो किस रूप में प्रेजेंट है? एज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक डीएनए तो प्रेजेंट है नहीं, एक हिस्टोन तो प्रेजेंट है नहीं, वो तो बहुत सारे प्रेजेंट है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम क्रोमेटिन का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रक्चर देख के कि डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या था? बिल्कुल यही लाइन लिखी है, क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। थ्रेड लाइक मटेरियल है बिल्कुल, उसमें एकदम मोती पर हुई है डीएनए। The DNA molecules are compactly packed with the help of specialized basic protein। ये बिल्कुल पैक कैसे, एकदम कैसे, एकदम उस पर थ्रेड में जड़े हुए हैं। कौन सी? एक स्पेशल प्रोटीन है, क्या नाम है? जिसका नाम है हिस्टोन। वो क्या करता है? क्रोमेटिन, वो उसको जोड़ के रखता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन ऑल्सो नोन एज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। और ये आपके न्यूक्लियस का मेजर पार्ट बनाता है, मेजर बल्क। अगर आपकी न्यूक्लियस, ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपने पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन में ही आपके सारे डीएनए और ये सब प्रेजेंट हैं। तो क्रोमेटिन क्या, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोल रहे हो जिसके अंदर आपका डीएनए है और जुड़ा किससे है? हिस्टोन प्रोटीन से, यानी डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम अलग अलग टुकड़ों में करके आगे पढ़ेंगे कि पहले, अब हमने पूरा बड़ा पहले हमने पढ़ा क्या पढ़ा? पहले पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने क्रोमेटिन पढ़ा। अब क्रोमेटिन के अंदर हमने पूरे डीएनए के एकदम पूरे क्या जिस तरीके से पैक्ड है उनको पढ़े। अब एक एक डीएनए को अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब उनमें हम एक एक चीजों को तोड़ते जाएंगे, कैसे कैसे बिल्कुल आगे एक एक करके इनको तोड़ते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? इसी को क्या बोलते हैं? अब इसमें एक नाम और आगे आता है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स
which wraps around central core of 8 histone molecule to form the fundamental packing unit of chromatin. इसका मतलब है ये मैंने बनाया आपका थ्रेड, इसमें ये जुड़ी हुई है प्रोटीन, ये जुड़ा हुआ डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इस पूरे को तो आपने क्रोमेटिन बोल दिया, क्या बोल दिया? क्रोमेटिन। मैंने बोला ना, अब आप अंदर जाते चले जाओगे, बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर की आप ऐसे समझो कि बिल्कुल आप इनको तोड़ तोड़ के देखते जाओगे, तो पर्टिकुलर एक डीएनए जो थ्रेड से जुड़ा हुआ है वो कितने हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ था? क्वांटिटी तो होनी चाहिए ना कि एक डीएनए थ्रेड से जुड़ा हुआ है, मान रहा हूं डीएनए विद डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा है और डीएनए थ्रेड से भी हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से ही जुड़ा है। तो वो कितने हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है डीएनए थ्रेड से? वो जुड़ा हुआ है 8। कितने से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से, ठीक है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, उस सिंगल को अगर आप डीप में देखें तो एक अकेले को तोड़ लें तो इस एक अकेले को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर? यानी अब मैं सिंपल डेफिनेशन क्रोमेटिन की क्या बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोसोम्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल? यही मैंने लाइन आपको पहले बोली थी कि एक न्यूक्लियोसोम यानी एक डीएनए का इसके साथ अटैच, वो दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ है, किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। यही मैंने आपको पहले बोला था कि डीएनए इससे भी हिस्टोन से जुड़ा हुआ है और डीएनए टू डीएनए भी हिस्टोन से जुड़ा हुआ है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियो क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियोसोम बोल रहे हो। तो मैं इन सारे न्यूक्लियोसोम जो आपस में एक दूसरे से हिस्टोन से जुड़े हुए हैं, इन सबको क्या मैं क्रोमेटिन बोल सकता हूं? वही इसकी डेफिनेशन थी क्रोमेटिन। तो वही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसोम्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली विद द हेल्प ऑफ अ कौन सा मॉलिक्यूल? हिस्टोन मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर। सिंपल। वही लाइन इन्होंने घुमा के बोल दी, चाहे आप ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? क्रोमेटिन है क्या? क्रोमेटिन हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस तरीके से ऐसी जरूरत क्या पड़ी? क्यों एक हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ा? कोई रीजन तो होगा ना कि एक थ्रेड में इतने सारे जुड़ गए, क्या रीजन रहा? इसका ये रीजन था क्योंकि ये जब सेल जब डिवाइड होता है ना, तो सेल डिवाइड में क्या इसको टूट के जाना होता है, ये अपने अपने अलग अलग करके क्रोमोसोम्स को उसको टूटना होता है। तो क्या अब ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तो बहुत लार्ज है, मैंने बोला थ्रेड लाइक। जब सेल डिवीजन के टाइम पे ये पूरा का पूरा एकदम कंडेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, कंडेंस्ड एकदम। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमेटिन अपने आप को बिल्कुल कंडेंस्ड कर लेता है, बिल्कुल छोटा सा, जिससे वो सेल डिवीजन कर पाए। नहीं तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर सेल डिवीजन, क्योंकि आपको तो पता है ना, सेल एक इतना बड़ा सेल है, जब वो टूटेगा तब तो वो कितना छोटे छोटे बिल्कुल इन दोनों के आधे आधे छोटे में टूटेगा, उसमें कैसे बनेगा क्रोमेटिन? तो वो क्रोमेटिन क्या कंडेंस कर जाता है, कब? सेल डिवीजन के जस्ट पहले, और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में आप चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अपन को याद करना है क्या कि हमने पहले बिल्कुल पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने देखा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किससे बना हुआ है? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से। अगर एक सिंगल को पकड़ ले तो उससे बोल रहे थे न्यूक्लियोसोम, और सबको इकट्ठा कर दें तो बोलते थे क्रोमेटिन। और वही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या कंडेंस होकर अपने आप को छोटा सा कर ले, बिल्कुल पैक कर ले, तो उसको नाम दे देते क्रोमोसोम। क्योंकि हमें पता है सेल डिवीजन पे ही तो क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं। इससे पहले कहीं भी आपने क्रोमोसोम वर्ड पढ़ा भी? पूरा सेल खत्म हो गया, क्रोमोसोम वर्ड सुना नहीं? क्रोमोसोम वर्ड सिर्फ आप सुनेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और क्रोमोसोम भी आपको बिल्कुल सेल में कभी नॉर्मली नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर आप एक नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम देखोगे आपको क्रोमोसोम नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आ जाएगा तब आप देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे। और बल्कि क्रोमोसोम कोई नया स्ट्रक्चर थोड़ा ना है कि कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, नहीं, वो क्या था, वही जो क्रोमेटिन थे वही कंडेंस होके क्रोमोसोम में वो हो जाता, उसका हमने नया नाम रख दिया क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, उसी को क्रोमोसोम बोल दिया। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो क्या लेके चल रहा है, उसी के अंदर डीएनए दैट कैरीज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्पीसीज। यानी आपका डीएनए वो सब बिल्कुल एकदम अपने आप को पैक कर लेता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि तभी तो वो डिवाइड होगा। अगर वो कंडेंस नहीं करेगा, इतने बड़े स्ट्रक्चर होगा तो कितनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो छूट जाएंगी।
तो उन सबको क्या है, उसको गैदर करना है, इसलिए वो अपने आप को कंडेंस करता है। तो वही लिखा है इसके अंदर, आपकी सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, यानी डीएनए की बात कर रहे हैं। यानी एक क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड फॉर्म अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल। जो ये बिल्कुल इस तरीके से एक थे, वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। वो डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एकदम घुस जाते हैं, बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड विद अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल। और आपको पता है एक डीएनए के अंदर होते हैं बहुत सारे जीन्स। देखो डीएनए तो आपका डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डीएनए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। डीएनए के पर्टिकुलर डीएनए के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जीन। आप ही बोलते हो ना जीन ट्रांसफर, वर्ड सुनते हो, बार बार बोलते हो कि जीन ट्रांसफर हुए हमारे फैमिली में, आप बोलते ना उनके जीन हम में आ गए इसलिए हम उनके हैं। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीन्स में होती है, ना कि डीएनए में होती है। डीएनए तो सारे जीन को लेके चलता है। जो आपकी इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन से कुछ भी है वो किसके अंदर, जीन के अंदर है। यानी अगर कल को कुछ भी म्यूटेंट होगा तो क्या आप क्या डीएनए म्यूटेंट पढ़ते हो? नहीं, आप पढ़ते हो जीन म्यूटेशन, आप पढ़ते हो जेनेटिक्स, आप पढ़ते हो जीन म्यूटेशन। अगर आप बोलते हो हेरिडिटी में कोई चीज आई तो आप उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो मेरी जेनेटिक्स है, जेनेटिक है, यानी क्या ये परिवार में भी थी तो हमें भी आई। तो यानी पर्टिकुलर हम वहां जीन की बात करते हैं, ना कि डीएनए की। डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे अब, ठीक है। और यहां पर मैं आपको डीएनए भी पढ़ाते जा रहा हूं स्पीड में, तो डीएनए में बहुत स्पीड में निकाल दूंगा, ठीक है। डीएनए में साथ साथ में यही खत्म करते जा रहा हूं, पूरा जीन प्रेजेंट है। तो वही लिखा है क्रोमोसोम फॉर द मॉलिक्यूल इज डीएनए कंटेंट मैनी। नॉर्मली आप ये आप में वही जो लाइन मैंने बोली वही लिखी है, जो आप जनरली देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ नजर आते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। ये सारी लाइन लिखी हुई है। अब एक चीज बहुत प्यारी जो आपको याद रखनी है, आपके अंदर जितने भी सेल्स जब डिवाइड होते हैं ना, जितने भी सेल्स डिवाइड होते हैं उनके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये तो आपको पता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, केवल एक सेल छोड़ के। कौन सा सेल? दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव जो आपकी प्रोजेनी को आगे लेके जाएगा, उनके अंदर 23 पेयर्स नहीं होते, उनके अंदर 23 पेयर्स का मतलब क्या है? टोटल 64, टोटल 64 हो गए ना। अगर आप काउंटिंग में देखेंगे तो 23 पेयर्स का मतलब क्या है? 64। लेकिन रिप्रोडक्टिव वाले में 23 पेयर नहीं, 23 सिंगल्स होते हैं, सिंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव भी 23 पेयर होते तो किस तरीके से आते? 23 पेयर इसके जाते मेल के, 23 पेयर फीमेल के आते। टोटल कितने हो जाते? 64 इसके, 64 इसके, ये तो 128 हो जाते, 128 हो जाते। क्या इतने होते हैं? होने तो टोटल 64 ही है ना, एक सेल के अंदर टोटल अगर होने हैं वो तो 64 ही होने हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। जस्ट अ सेकेंड। हाँ सुरभि, हेलो हेलो हेलो, जस्ट अ सेकेंड, वो मेरी क्लास आई है, मैं अपनी प्रेजेंट लगा लूं। प्रेजेंट मैन, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, ये अभी किसी ने 46, मैं 64 उल्टा बोल रहा था तब से, पता है नहीं। 46 होते हैं, 23 + 23 46 होते हैं ना, 64 बोल रहा हूँ तब से, 46 का 64 उल्टा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये तो आपको कितने होते हैं टोटल? 46। टोटल कितने होते हैं? 46। तो जो आपके अंदर जो नॉर्मल जितने सेल्स हैं उन सब के अंदर होते हैं 23 पेयर्स, मगर जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं उनके अंदर होते हैं 23 सिंगल्स। क्यों? क्योंकि 23 सिंगल्स मेल के जाने हैं और 23 सिंगल्स फीमेल के जाने हैं, तब जाके वो कितने होंगे? 23 पेयर्स
आखिरी में प्रेजेंट हो जाएंगे बेबी के अंदर। तो इसलिए जितने भी सेल्स हैं वो सब होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर, लेकिन आप जानते हो जितने भी जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, वो आपके हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। बाकी सब आपके 2n होते हैं, लेकिन ये आपके n होते हैं। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, इसी वजह से हम इन्हें हैप्लॉयड बोलते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियोलस क्या है? इस सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, जो क्या है ना, आपको पता है कि आपके सेल के अंदर क्या है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है कि नहीं? आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद है अच्छे से, तो मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था। राइबोसोम में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम इज अ मेड ऑफ, किससे बना होता है? 65% आरएनए से बना होता है और 35% बना होता है किससे? प्रोटीन से। ठीक है। तो उस राइबोसोम को कौन बनाता है? ये मैंने आपको कहा था, वो राइबोसोम का आरएनए 65% और 35% प्रोटीन कहां से आता है? वो राइबोसोम का आता है न्यूक्लियोलस से। तो उसका वो जो आरएनए प्लस प्रोटीन वो रखा हुआ होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। यानी ये पहले राइबोसोम को बनाएगा, फिर राइबोसोम आगे जाके प्रोटीन को बनाएगी। ठीक है, क्या समझ आया? तो न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। और एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? कंटेंस आरएनए एंड सम प्रोटीन, जिनका काम क्या है? विच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन राइबोसोम। जो राइबोसोम 65% आरएनए और 35% प्रोटीन से बना हुआ था, वो कहां? वो यहीं से तो आता है। तो न्यूक्लियोलस ही है जो आगे जाके जो आपकी जो आरएनए को भेजेगा प्लस प्रोटीन को भेजेगा, और बनने में, सेल डिवीजन के बाद कौन सा ऑर्गेनल बनने में हेल्प करेगा? राइबोसोम। और फिर राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। तो राइबोसोम आपका पता है दो स्ट्रक्चर पर बैठा रहता था। एक पे बैठा रहता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसको वो नाम दे देता था क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वो ही है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि द आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय 5 different pair of chromosome and stored in nucleolus. ठीक है, later it is condensed to form sub unit of ribosome. ये आखिरी में आपके क्या? सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इनसे मिलके ही आपका आगे जाके राइबोसोम बनना है। और फिर राइबोसोम तो आप जानते हैं, सब यूनिट फॉर्म इन द न्यूक्लियस आर ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। एक सेकंड, अरे यार क्या हुआ? कोई नहीं, सुरभि मैम थी, उनका फोन था। All the sub units formed in the nucleus are transport to cytoplasm। वही बात है, वो साइटोप्लाज्म जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाके क्या बनाएगा? आपका सब यूनिट्स फॉर्म राइबोसोम। तो और वो आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन। खत्म। यही आपका प्रेजेंट था न्यूक्लियस। यानी हमारा न्यूक्लियस का जितने भी ऑर्गेनल्स थे अंदर के हमने सब खत्म कर लिए। फंक्शंस क्या है? वही फंक्शन है जो उसके अंदर ऑर्गेनल बैठे हुए हैं, वही फंक्शन। अब हम चलेंगे बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल खत्म। मेजर फंक्शन क्या है? बिल्कुल लाइन से समझते चलो। पहला काम क्या हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में बताया था ना, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे कौन करवाएगा? न्यूक्लियस ही करवा रहा है सेल डिवीजन, क्योंकि उसी के अंदर तो क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो कंट्रोल ऑफ ऑल सेल एक्टिविटी क्योंकि उसी के हाथ में है, क्योंकि वही आगे जाके राइबोसोम बनवाना है, उसी को क्रोमोसोम रखना है, यानी क्रोमेटिन को कंडेंस करके रखना है। तो इसके हाथ में क्या है? कंट्रोल ऑफ ऑल सेल एक्टिविटीज, इंक्लूड क्या? मेटाबॉलिज्म भी। प्रोटीन सिंथेसिस, क्यों? क्योंकि इसके पास कौन है? न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम बनाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस का भी इसके पास कंट्रोल है, ये बनाता नहीं है। ये लाइन याद रखना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कॉमन लगता है यहाँ कंट्रोल की बात लिखी है प्रोटीन सिंथेसिस की, ना कि बनने की। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन आपको पता है, रिप्रोडक्टिव सेल भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेस। आप पढ़ के बिल्कुल आते हो, ये प्रोसेस आप सबने पढ़ी है। डीएनए कन्वर्जन टू आरएनए देन फाइनली कन्वर्ट टू प्रोटीन। ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्टेस। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्टेस, और आरएनए से उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये आपने पढ़ी होगी। और आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस भी चलता है। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आपकी बॉडी में नॉर्मल नहीं चलता। वो कब चलाते हैं? जब आप किसी को डीएनए टेस्ट कराते हो। आप देखते हो ना डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं? उन्होंने आपका बाल ले लिया या आपके नेल्स ले लिए, कि सब किसके बने होते हैं? प्योर प्रोटीन के।
किसके बने होते हैं, प्योर प्रोटीन। आपका वो स्ट्रक्चर ले लेंगे, फिर अब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स प्रोसेस चला देते हैं, वो प्रोटीन से फिर आपका आरएनए बनाएंगे, और आरएनए से फिर आपका डीएनए बनाएंगे, और फिर उससे टेस्ट करते हैं। डीएनए नहीं निकाल सकते, वो आपका डीएनए बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। जैसे कोई भी अगर कोई पर्सन डेथ हो जाता है तो कैसे पता करना है, तो उसके बाल या फिर नील से, तो ये जो हम इसकी क्या बॉडी के अंदर चलती है नॉर्मल, कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ये नॉर्मल प्रोसेस है। हम इसकी उल्टी चलाकर डीएनए बना लेते हैं, और फिर उसको हम क्या डीएनए टेस्ट में यूज करते हैं। तो दूसरा काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी डीएनए से जब आरएनए बनेगा। यही तो स्टेज होती है जो सबसे खराब होती है। अगर इस स्टेज में बॉडी में कोई भी चेंज हो गया, सबसे ज्यादा हालत खराब हो जाती है इस प्रोसेस में। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनती राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर तो आरएनए बैठा हुआ है, लेकिन उस आरएनए को एक जेनेटिक कोड चाहिए कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। वो जेनेटिक कोड आता है न्यूक्लियस के अंदर से, और न्यूक्लियस में बैठा होता है एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। वो जेनेटिक कोड लेके, वो पर्टिकुलर कोड लेके आता है कि आपको कौन सी प्रोटीन बनानी है। वो मैसेंजर आरएनए लेके आता है, और वो देता है फिर किसको, टीआरएनए को, यानी ट्रांसफर आरएनए को। और वो ट्रांसफर आरएनए फाइनली राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसफर कर देता है, और उसको ये कोड को देख लेता है क्या कोड है, उस कोड को देख लेता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन को बनाता है। तो वो ही ये, वो तो पता नहीं तुमने स्टार्ट कर दिया इसलिए रिकॉर्डिंग फ्री में मिल रही है, पहले नहीं थी। ठीक है, फिफ्थ, ये फोर्थ काम हो गया। और क्या, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन थ्रू जीन। जब ये आपका सेल डिवीजन होता है, इसकी प्रोसेस को भी क्या कंट्रोल करके रखता है। सिक्स्थ क्या काम है, स्टोरेज ऑफ एडेड इंफॉर्मेशन, वो तो आपको पता है, जीन बात ही कर चुके। अब हम पढ़ेंगे डीएनए को, कि डीएनए क्या है। डीएनए बिल्कुल